बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की वो दरखास्तें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर कर रखी हैं 190 मिलियन पाउंड यानी अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से, उनकी समाअत 5 जून के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत 5 जून को करेगा। इस हवाले से बहुत सी खबरें, बहुत सी चहमगोइयां चल रही हैं कि उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मेरिट की बात की जाए, कानूनी प्रोसीजर की बात की जाए, तो अभी तो नोटिस के केसेस हैं। इसके ऊपर नैब आके क्या जवाब देता है, ये मामला कैसे आगे चलेगा, उस हवाले से गुफ्तगू उसी रोज हो सकेगी कि 5 जून को अदालत इस हवाले से क्या प्रोसीडिंग्स अदालत में होती है और मामला कहां चलता है। लेकिन आज दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, आज उनका एक और बयान सामने आया है जो कि फिर बहुत से लोगों को सोच में मुब्तला कर देता है कि एक वाज़ेह तज़ाद है। यानी आज अलीमा खान साहिबा क्या फरमा रही हैं और उन्होंने जो बातें की हैं उससे तो पता चलता है, उन्हें मालूम है, इमरान खान साहब को मालूम है कि मुल्क के अंदर जो हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट, उनको इमरान खान साहब से क्या चाहिए। आज वो क्या फरमा रही है, जरा सुनिए। मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना। एक वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दूसरा वो कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज उन्होंने उसको वाजे किया, इसमें उन्होंने कहा है आइन की बालादस्ती। तो आज उन्होंने बताया कि उनसे मांगा क्या गया है। उनसे कहा गया था, कहते हैं 2 साल पहले, कि आप 3 साल के लिए चुप रहें। मतलब ये था कि आप हुकूमत को चलने दें, जो ये चोरी शुदा मैंडेट भी है इसको भी चलने दें। यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। ये उनका पहला वाला था। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे 26वीं तरमीम आई है, इसको कबूल कर लें। तीसरी बात थी 9 मई वाली। 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफी मांग लें। तो उन्होंने कहा वो लोग माफी मांगे जिन्होंने 9 मई की सीसी फुटेज चोरी की थी। ये वो लोग जिन्होंने लोगों को शहीद किया, खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने जवान बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने घर तोड़े, ये लोगों को अबडक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान किस चीज की माफी मांगे 9 मई की? दिलचस्प बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2 रोज कबल मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ही फरमा रही हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं है क्या गिव एंड टेक होना है और क्या चाहती है एस्टैब्लिशमेंट, क्या चाहते हैं वो लोग जिन्हें वो कहती हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं। और अगर ये बातें पता हैं तो फिर वो क्या जानना चाह रही हैं, सुनिए 2 रोज पहले वो क्या फरमा रही थी। उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं। आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप हमारे से ना डरे, हमारे साथ आके बैठे। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। आप मांग भाई से चाहिए क्या, वो खुद फरमा रही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा 3 डिमांड्स आई थी, अब 2 रोज कबल उन्होंने कहा, और ये 2 साल पहले आई थी, और अब उन्होंने फरमाया कि पता नहीं कि चाहिए क्या। हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, 2 रोज कबल मैंने आपकी ट्वीट भी देखी, आपने भी ऐसी कुछ लो और कुछ दो की बात वाली के ऊपर अपना तज्जिया भी पेश किया और कहा कि इमरान खान साहब के पास देने के लिए बेसिकली है क्या। आपके कॉलीग सेनेट के अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब गुज़िश्ता रोज हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए इमरान खान साहब गिव एंड टेक भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुल्क के लिए। आज भी उन्होंने लगभग यही फरमाया और कहा कि नहीं, वो कोई ज़ाती मामलात के लिए गिव एंड टेक नहीं, मुल्क के लिए वो करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छा ओमन है, अच्छा शगुन है इरफान सिद्दीकी साहब। तो क्या आप तैयार होंगे, हुकूमत तैयार होगी, क्योंकि इस बात का तो मुझे इल्म है कि जब भी कोई नेगोशिएशन होगी आप तो उसका हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने जो गुफ्तगू सुनाई है अभी अलीमा खान साहिबा की, उससे बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पीटीआई के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए जिस चीज़ को हम बुनियाद बनाते हैं, उनकी किसी गुफ्तगू को, प्रेस टॉक को, उनके किसी एलामिये को, किसी बयान को, खान साहब की किसी सो कॉल्ड गुफ्तगू को, वो हतमी नहीं होती है। अब कल जिस बात पे हम बात कर रहे थे और जिस पे मैंने कहा था कि जी ठीक है, गिव एंड टेक हो जाना चाहिए, हुकूमत के पास या इस्टेब्लिशमेंट के पास, इदारों के पास शायद देने के लिए बहुत कुछ हो खान साहब को। खान साहब क्या देंगे?
कल तक तो ये बात चल रही थी, आज खान साहब के हवाले से भी अली जफ़र साहब ने कहा है जी कि नहीं, लो और दो की तो कोई बात ही नहीं हुई है। मोहतरमा की जो टोन है आज वो भी काफ़ी सख्त है, इस कदर सख्त है कि 9 मई के आसपास चली गई हैं और वो ऐसी गुफ्तगू कर रही हैं जिससे सिवाय जंग के और पैकार के और लड़ाई के और मामलात को मज़ीद उलझाने के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि जी हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है। भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, भाई ने जो कुछ बिगाड़ा है वो अपना बिगाड़ा है। 9 मई क्या था, बड़ी बड़ी उफ्ताद आई, बड़े बड़े मसाइल आए, मुश्किलात आईं, पीपल्स पार्टी पे आईं, PMLN पे आईं, किसी भी जमात पे आईं, ANP पे आईं लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया। आपने जो बिगाड़ा है वो अपना बिगाड़ा है। अब आप हज़ार कहें जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप हज़ार कहें जी कि वो CC फुटेज कैमराज जो थे उनको निकाल लिया गया, फुटेज निकाल ली गई, आप कुछ भी कहते रहें, ये फैक्ट है कि आपने 300 के करीब दिफाई तनसीबात पे हमला किया। ये फैक्ट है कि आपने GHQ पे हमला किया। ये फैक्ट है कि आपने कोर कमांडर का घर जलाया, जिना हाउस जलाया। ये फैक्ट है कि आपने फ़ज़ाइया के तैयारे जलाए। ये फैक्ट है कि आपने शोहदा के मज़ारों की बेहुरमती की। ये फैक्ट्स हैं, इनको ना मैंने कोई फैब्रिकेट किया है, ना किसी और ने तारीख मस्त करके लिख दिया है। सबको देखती आंखों ने देखा है और सारी दुनिया ने मेरा ख्याल है देखा है। तो अब आप कहते हैं जी कि मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है। आपके भाई ने शायद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ने की कोशिश की, तख्ता उलटने की कोशिश की आर्मी चीफ का, फौज के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की आपने। लेकिन चलें उसको भी हम छोड़ देते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके भाई ने क्या किया है। फिर आप कहते हैं जी कि हमारा भाई तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर वो कोशिश, IMF को खतूत आपने लिखे, मुजाहरे आपने करवाए हेडक्वार्टर के सामने, बार बार दुहाई आपने दी कि पाकिस्तान को पैसा ना दो। आप कभी कांग्रेसमैन के पास पहुंचते हैं, कभी पार्लियामेंट जो है बरतानिया की उसके पास पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिर आप अपील करते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान को पैसा ना दो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहते हैं। ये पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने की बातें। और आज भी आप जहाँ खड़े हैं सड़कें बंद कर लेंगे, शाहराहें बंद कर देंगे, मुल्क को हम पहिया जाम कर देंगे, वही बातें जो आप सालों पहले करते थे। इनमें से कौन सी बात है जो पाकिस्तान के मफाद से मुताबिकत रखती है? तो मुनीब असल में बात यह है कि एक परले दर्जे का इंतशार फ़िक्री है, कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ पता नहीं है। खान साहब को भी कुछ पता नहीं है। ये वाहिद शख्सियत है हमारी ऐद सियासत की जो नहीं जानती कि उसने क्या कहना है सुबह, क्या कहना है शाम को। वाहिद शख्सियत है जिसकी जमानत कोई नहीं दे सकता। वो खुद भी नहीं दे सकते अपनी जमानत कि कल मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, तो उनके साथ कौन क्या बात करेगा। बट बात यह है इरफान सिद्दीकी साहब, आज उनकी हमशीरा फरमा रही है कि जी 3 डिमांड्स की गई कि जी पहले 3 साल खामोश रहें, इस निज़ाम को चलने दें, फिर 26वीं तरमीम को मान लें और फिर ये कि 9 मई पे माफ़ी मांगें। अब सवाल ये है कि ये आपके कुछ कॉलीग्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी बहुत से प्रोग्रामों में फरमाया कि इमरान खान साहब इस निज़ाम को एक्सेप्ट करें, इसे चलने दें। कई दफ़ा उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी फरमाया कि अगर कुछ लोग मामलात बेहतर करके बाहर आ जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, और जारी बात है क्योंकि आप हुकूमत है तो आपका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, क्या इमरान खान साहब से कोई वैलिडेशन तलब की थी और ये कंडीशंस रखी थी कि ये 3 कंडीशंस आप मानेंगे तो फिर आपके हालात बेहतर हो सकते हैं? मेरे इल्म में मुनीब ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तो जो मारूजी हालात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने 26वीं तरमीम को नहीं माना या उसको सपोर्ट नहीं किया, 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम हो जाने के बाद कौन सी क़यामत वो वफा कर सके हैं, सिवाय इसके कि उसे कोर्ट में चैलेंज कर दें और वो कोर्ट में लगी हुई है, उसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा आपने हर मुमकिन बहरान पैदा करने की कोशिश की। कौन सा निज़ाम पाकिस्तान रुका है? हमारे यहाँ अदालती सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ पार्लिमानें काम कर रही हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत जैसी है वो चल रही है। तमाम पाकिस्तान के इदारे, वफाक के इदारे, सूबों के इदारे अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। कहाँ मामला रुका हुआ है? आपकी इन तमाम कोशिशों के बावजूद कहाँ रुकावट पड़ी है कि हम आपसे जाके कहें कि आप ये हमारी बालादस्ती मान लें, आप हमारे इलेक्शन को कबूल कर लें, आप फ़लाँ चीज़ कर लें। भाई आप ना करें,
आप बिल्कुल ना करें। जैसे अब तक आपने नहीं किया तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क चल रहा है, इकानमी मजबूत हो रही है, इशारे बेहतर हो रहे हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, और आपके ना चाहने के बावजूद, आपके जेल में होने के, हमें आपके जेल में जाने से कोई खुशी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके जेल में होने के बावजूद हमने अपनी तारीख की सबसे वाज़ेह विक्ट्री हासिल की है जंग के मैदान के अंदर। अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन को हमने पसपा किया है, रुसवा किया है। तो वो जो गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है? आपके साथ मुफाहमत करने के लिए, मुसालहत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अगर इतनी ढेर सारी शराइत लेके गई है, हुकूमत ढेर सारी शराइत लेके गई है, तो नाम लें भाई, कौन लेके गया है ये शराइत आपके सामने? हम तो चाहते हैं कि जिस तरह हमारे लीडर इंसाफ के अमल से गुजरे हैं और बरीयत हुई है उनकी एक स्टेज पे आके, आप इंसाफ के अमल से गुजरें। हमारे तो मुकदमात ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते थे, सुप्रीम कोर्ट पे ख़त्म हो जाते थे। आप शुक्र करें कि आपकी एक अपील होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, कम से कम 3-4 अपीलों की आप सामना करें। बस सर फ़र्क ये है कि वो उनको, आपके भी देखिए कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेरे अताब थे और जब तक साकिब निसार साहब का इंसाफ था और बाजवा साहब के साथ एक कॉम्बिनेशन था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को भी इंसाफ नहीं मिला, ना उनकी साहबजादी को मिला, उनके भाई को नहीं मिल सका, उनके भतीजे को नहीं मिल सका, सब ने अपने अपने हिस्से की काटी। आप को खुद जेल जाना पड़ा, मतलब आप सब ने कैदोबंद की सोबतें काटी हैं, लेकिन उनको वो इंसाफ का वो म्यार था। आज इमरान खान साहब को यही परेशानी लायक है, जब आप उन्हें कहते हैं कि भाई आपको अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, अदालतों का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो आपने अपने जेर इंतजाम कर लिए, एग्जीक्यूटिव के नीचे ले गए, तो मुझे इंसाफ कौन देगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि बीसियों मामलात में उन्हें इंसाफ मिला है। वो तो छोटी छोटी बात पे चले जाते हैं जी कि आज हमें मुलाकात नहीं करने दी गई, आज हमारी मुलाकात में सिर्फ 2 बंदे थे, आज हमें 10 बंदों की मुलाकात होनी चाहिए थी। एक एक मामला उनका अदालतों के सामने होता है, अदालतों से रिलीफ मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि किसी भी पाकिस्तान की किसी भी जेल के अंदर जो कोई कैदी है, उस कैदी के साथ जेल की इंतज़ामिया बैठ के एक MOU साइन करती है कि जी ये मुलाकात का स्केड्यूल होगा, फिर मामला अदालतों में जाता है, अदालतें तय करती हैं। कौन से कैदी के बारे में ऐसे सिस्टम बनते हैं? हमारे बारे में तो नहीं बने थे। हम तो बाहर बैठ के फुटपाथ पे मियाँ साहब से मिलने जाते थे, नहीं जाने देते थे, बैठ के आ जाते थे। तो उनको तमाम तर सहूलतें हासिल हैं, और इंसाफ की हद तक जो बात वो करते हैं, इंसाफ के मराहिल बाकी हैं अभी उनके, न जाने कहाँ जाए। और फिर एक बात और याद रखिए, हमारे ऊपर जितने केसेस थे, चाहे वो हेरोइन डालने के थे, चाहे वो बाप से बेटे से तनख्वाह न लेने के थे, किरायादारी के थे, गद्दारी के थे, फैब्रिकेटेड केसेस थे। ऑन द ग्राउंड एक एविडेंस आपको नजर नहीं आएगी मुनीब। यहाँ ऑन द ग्राउंड एविडेंसेस के ढेर लगे हुए हैं। आप नहीं इनकार कर सकते कि तोशाखाना में कुछ चीज़ें आई थी, आप नहीं इनकार कर सकते कि आपने गलत कीमतें लगवाई, आप नहीं इनकार कर सकते कि आपने ली, आप नहीं इनकार कर सकते कि आपने बेची बाजार में जाके। ये फैक्ट्स हैं, आप मानते हैं इन चीज़ों को। आप मुझे बताएं कि किस किस सियासी लीडर पे, जिन पे भी मुकदमे बने, 480 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है जेलम में, पड़ी हुई है ना, उससे पूछा जाए उस ज़मीन से, भाई तुम किसकी ज़मीन थी, तुम्हें किसके नाम क्यों किया गया है? बनीगाला में 200 या 300 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है। तो ये वो मटेरियल फैक्ट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं। इनके केसेस वो केसेस नहीं हैं जो सियासी लीडरों पे, सियासी बुनियादों पे बनते रहे हैं। इनके ठोस केसेस हैं और उनका जवाब दे। बट अगर चलें हम इसको थोड़ा सा एक उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं सिद्दीकी साहब, कि अगर अब ये आज जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए गिव एंड टेक कर सकते हैं, मुल्क के लिए वो उसको ये नाम दे रहे हैं, तो क्या हुकूमत इसको वेलकम करेगी? आप चाहते हैं, या आप चलें, मैं ये कहता हूँ हुकूमत से तो जो अगर वो कोई सिलसिला चले, दोबारा कमेटी कोई बने, बातचीत हो तो तब है, लेकिन क्या बैसियत एक सियासतदान के, बैसियत एक सेनेटर के, आपको लगता है कि इस पेशकश को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए पूरे निज़ाम को, कि अगर वो कहते हैं नहीं मैं मुल्क के लिए कोई गिव एंड टेक कर सकता हूँ, तो आपने उनसे क्या, मैं अगर आपसे पूछूं, आप उनसे क्या गिव एंड टेक करवाना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने तो लिस्ट किया है कि जो बकौल उनकी एस्टेब्लिशमेंट उनसे चाहती थी, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये पैगामात उन तक कौन लेकर आया है। लेकिन आज क्या चाहेंगे आप इमरान खान साहब से? अगर वो सिद्दके दिल से माफ़ी मांग लें 9 मई पर, तो क्या फिर उनके लिए आसानी हो सकती है?
देखिए, मैं तो मुनीब साहब इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई ऐसी बात अपनी जमात की तरफ से या पार्लियामान की तरफ से या ख़ुद अपनी तरफ से भी कह सकूं। मैं तो चाहता हूं कि वो कानून और इंसाफ का जो मुरव्वजा निज़ाम है और जो मैकेनिज़्म है उसमें से गुज़रें और अपनी सफाई पेश करें। अगर अदालतें मुतमईन हो जाती हैं कि जी हाँ ये बेकसूर हैं, ये बाहर आ जाए। जहाँ तक गिव एंड टेक का मामला है ना, गिव एंड टेक कहें, डील कहें, कोई डील कहें, कोई NRO कहें, कोई सौदाबाजी कहें, ये एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ तराजुम हैं, एक ही लफ्ज़ की तशरीहात हैं। लिहाजा पहले तो ये कहें जी कि हम डील के लिए सौदाबाजी के लिए तैयार हैं, आप हमें दें का भी वो वजाहत कर चुकी हैं कल। वो ये है कि जी हमें रिहा कर दें, हमें छोड़ दें। चलें, हमने छोड़ दिया, आपके पास क्या है उस छोड़ देने के एवज़? हमें नहीं चाहिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम को माने, आप बेशक ना माने, आप ले गए हैं मामला अदालत में, अदालत जाने, हम जाने और उसका फ़ैसला जाने। हमें वो मामला तो वहाँ ठप हो गया। हम ये भी नहीं कहते कि अपनी तरमीम के बारे में जो दरख्वास्त दी है आपने वहाँ से वापस ले। हम ये भी नहीं चाहते कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो हमें दे दें और आप जो हैं वो एक इसार करें और करो। हम कुछ नहीं चाहते। आप ये बताएं कि आपके पास देने को है क्या? कभी आपके पास देने को कुछ होगा जब आपका एक जिसे आप कहते हैं कि अवाम की तायद और हिमायत भी आपको हासिल थी, आप वो सारी कुव्वतें एक एक करके सारे हथियार आजमा चुके, सब हथियार आपके कुंद निकले, सब हथियार जंगालूद निकले, कोई असर नहीं हुआ। अब किस हथियार से हमें डराना चाहते हैं? आप ये बताएं कि हमें क्या देंगे जिसके एवज हम आपको रिहा कर दें। हम तो कोई सौदाबाजी चाहते नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ अदालतों ने देना है। आपके 20 वकला की एक फ़ौज है जो आपके मुकदमात लड़ रही है, हमें उससे कुछ नहीं है। ये जो मामलात हैं, ज़रा सी हरकत होती है, कोई किसी बड़ी तकरीब के अंदर कोई एक बड़ी शख्सियत इनकी तरफ देख के आंख का इशारा कर देती है या हाथ मिला देती है, ये अगले दिन ढोल पीटना शुरू हो जाते हैं जी कि हमारे तो बराह रास्त राब्ते हो गए, हमारे तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। हमारे साथ जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने यही किया था जी। पेशावर की एक तकरीब में अली गौर साहब गए और उसके बाद ये डुंडिया पिट के जी कि हमने तो उनसे बात करनी। आज भी जो अली ज़फ़र साहब ने कहा है वो यही कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब के दरवाजे खुले हैं जी। भाई, आपके दरवाजे खुले होने या इस्टेब्लिशमेंट के आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं। आपके हाथ जख्मी हो गए हैं, लहू रिसने लगा है, आप हलकान हो रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, कोई जरी से खोल के देख भी नहीं रहा, कोई किसी रोशनदान से भी नहीं झांक रहा। इसमें हमारा क्या कसूर है? वो एक मौक़िफ़ दे चुके हैं कि जी सियासतदानों से बात करें, वो बात करना आपको कबूल नहीं है। आपने बात शुरू की, अधूरी छोड़ के चले गए। अच्छा, तो एक परले दर्जे का कन्फ्यूजन है, ठीक, परले दर्जे का कन्फ्यूजन है, परले दर्जे की बेहिकमती है, परले दर्जे की कम दानशी है जो मैंने सियासत में इससे पहले नहीं देखी। सर, आखिरी सवाल है, क्या आपको, यानी जारी बात है आपकी हुकूमत है, आपकी जमात की, क्या आपको इमरान खान साहब से कबूलियत की दरकार है कि वो इस निज़ाम को चलने दें और वो कबूल कर ले से और खामोशी से बैठ जाएं? क्या आपको ये चाहिए उनसे? देखें, पहली बात तो ये है, जो बड़ी तल्ख बात है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब से आज अगर आप कोई अहदनामा ले लेते हैं, कोई ज़मानतनामा दस्तखत करवा लेते हैं, कोई MOU साइन कर देते हैं, गिव एंड टेक की किसी दस्तावेज़ पे दस्तखत कर देते हैं, तो कोई यकीन नहीं है कि कल वो उस पर अमल पैरा होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो इस निज़ाम को न माने। इस वक्त भी उनकी सेनेट के अंदर भारी तादाद मौजूद है, कौमी असम्बली के अंदर भारी तादाद मौजूद है, पंजाब असम्बली के अंदर भारी तादाद मौजूद है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं और वो इस निज़ाम को तिलपट करने की कोशिशों के बावजूद तिलपट नहीं कर पा रहे। हम उनसे कोई दस्तबस्ता नहीं अपील करेंगे जी कि वो माने, वो ना माने। वो आइंदा 4 साल भी 5 साल भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते रहें, जहाँ जहाँ जो भी आपको उनको फ़ोरम मुयस्सर है उसके ऊपर एहतजाज भी करते रहें। हमें उनकी कबूलियत की, उनके अंगूठे की और उनके किसी दस्तावेज़ की और किसी सनद फजीलत की ज़रूरत नहीं है। हमारा निज़ाम चल रहा है अल्लाह के फजल करम से। जो 2 बड़ी चीज़ें हैं, हमने मईशत को संभाल लिया है, हमने जंग जीत ली है। इनसे बड़ी चीज़ें क्या होंगी जिनके लिए खान साहब का ज़मानतनामा हमें चाहिए होगा?
सो ठीक है, वो निज़ाम का हिस्सा रहें और निज़ाम के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ मुनज़्ज़म करें, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करें, अपनी अदालती जंगें लड़ें, राइट, बाहर आएँ, फिर जो रोल उनका बनता है वो अदा करें। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आएंगे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर पाकिस्तान के नामवर साफ़ी जनाब सैयद तलब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि है क्या रास्ता है क्या फिर इमरान खान साहब के लिए, क्या हुकूमत को वाकई कुछ चाहिए खान साहब से या नहीं चाहिए, और ये अब सिर्फ उनकी एक इल्यूजन है कि मुझसे कुछ चाहिए हुकूमत को या मैं कुछ दे सकता हूँ, क्या वाकई कुछ दे सकते हैं या नहीं। तो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर साफ़ी जनाब सैयद तलब हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब तलब साहब मैं सबसे पहले सर आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि समझ में कई दफ़ा नहीं आता कि बंदा कहाँ से शुरू करे, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन चले इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, इमरान खान साहब की हमशीरा ने एक रोज़ पहले गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा को गिव एंड टेक कर दें, लेकिन फिर अली ज़फ़र साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ये गिव एंड टेक ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और मुल्क के लिए मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया कि हम भारत के हवाले से और मामलात पर बात इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, बट कोई जारी बात है कोई कदगन तो किसी चीज़ पर नहीं लगाई जा सकती। सो इमरान खान साहब की पोजीशन को इस वक्त हम कैसे देखें? इज ही विलिंग टू नेगोशिएट, इज ही विलिंग टू टॉक, इज ही डेस्परेट टू टॉक, या वो किसी से नहीं बात करना चाहते, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट से किसी ऐसे मौजू पे जिस पे उन्हें कोई सियासी विलिंग डीलिंग करनी पड़े? लेकिन जो आपने अलीमा की स्टेटमेंट का हवाला दिया वो तो अगर आप बार बार सुने, अगर आप में ये हिम्मत है कि आप बार बार सुने अलीमा की स्टेटमेंट को, बड़ा वाज़ेह है उस बयान के अंदर, बाद में तशरीह जो मर्जी उसकी कर ले कि वो भाई की जात के हवाले से बात कर रही और भाई को जेल से निकालने के लिए बात कर रही। तो उस बयान के बारे में मेरे ज़हन में तो कोई अवाम नहीं है कि वो इमरान खान के लिए एक NRO मांग रही है, एक पाथवे मांग रही है, एक सेटल्ड सोल्यूशन मांग रही है और मेज पर बैठने की बात कर रही है जिसके अंदर इमरान खान कुछ चीजें छोड़ेगा और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीजें छोड़ेगी। उसके बाद जरा पार्टी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपने अपना तमाम सोशल मीडिया इस शराब पर, इस तवक्को पर, इस हिजान पर खड़ा किया हुआ है कि इमरान खान डील नहीं करेगा और आपने लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग जो है तैयार रहे और इमरान खान वहां पर खड़ा है। तो जब अलीमा उसकी बहन की तरफ से ये बयान आता है तो जाहिर है वो तमाम की तमाम इमारत जो आपने बनाई हुई है वो धराम पे गिर जाती है। तो मुझे समझ आती है कि पार्टी उसकी क्या तशरीह कर रही है। अभी मैं फवाद चौधरी का बयान सुन रहा था, उसके अंदर भी उसने अलीमा के बयान को रद्द नहीं किया। उसने कहा जी बस वो इमरान की अपनी भी पॉलिसी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलीमा ने कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात नहीं की। तो जाहिर है इमरान खान रिलीफ चाहता है अपने लिए, इमरान खान जेल से निकलना चाहता है। कौम, वहदत, मिल्लत, अवाम, कौमी मफाद, वो तो फिर इस्लाहात है ना जी, उसका आपको पर्दा डालने तो डालने, लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि वो निकलना चाहते हैं इससे जाल। तलब साहब एक बात इंटरेस्टिंग है, जिस तरह आपने कहा कि वो एक डेस्परेशन भी है और वो उन्होंने अपने भाई के लिए मांगा, इमरान खान साहब भी रिलीफ चाहते हैं, मांग रहे हैं, लेना चाहते हैं। बट एक चीज़, आपका तजर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है, आपने मुख्तलिफ नौयत की एस्टेब्लिशमेंट्स को देखा है हमारे मुल्क में। इदारा तो जारी बात है एक ही है, इदारे का तरीक़ाकार भी एक है, लेकिन जारी बात है क़यादत बदलती रही है। आज जो मामला है उसमें एक न्यूनेस है, एक एलिमेंट, एक नयापन, वो ये है कि हमने माजी में देखा है कि चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, फॉल आउट होता है किसी एक सियासी जमात के साथ, किसी एक सियासी लीडर के साथ, रस्ते बन जाते हैं 1-1.5 साल के बाद, और फिर शायद गलती का एहसास होता है, कुछ होता है, कोई रिप्रोचमा हो जाता है, कोई एडजस्टमेंट्स हो जाती। यहाँ नहीं हो रही या यहाँ अब तक नहीं हुई। प्राइमरीली आपको उसकी क्या वजह नजर आती है कि इज दिस द जो रिजॉल्व है मिलिट्री लीडरशिप का वो बहुत डिफरेंट है इस दफा, या उनकी तरीकाकार बहुत डिफरेंट है, या क्या है आपके नजदीक इस वक्त इस दफा डिफरेंट? में मौके मुनीब आए, तारीख जहां पर खुद को दोहरा सकती थी किसी और अंदाज से, लेकिन उन मौके को इमरान खान ने खुद से खो दिया। मौके इस्लामाबाद में एहतजाज से बिल्कुल पहले आए थे, आपको पता है इस चीज का। उन मौकों में से एक मौका था जब बात हो रही थी कि इमरान खान को जेल में से मुमकिन तौर पर निकाल कर कहीं हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तजवीज जो है इमरान खान के लोगों की तरफ से आई थी, लेकिन टेबल पर तजवीज मौजूद थी। आप देखें ना वो कितना बड़ा मौका होगा
वो कितना वसी टेबल होगा, जिस टेबल के ऊपर इस तजवीज की गुंजाइश मौजूद हो। होना था या नहीं होना था कोई अलहदा बात है। बिल्कुल, ये भी जिक्र हो रहा था कि आप अपनी आदात को तब्दील करें, आप शुतर बेमुहार हैं, आप फसाद फैलाना चाहते हैं। ये भी कहा गया उस मीटिंग के अंदर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और इस तरह की 2 मीटिंग हुई थी। ये भी कहा गया कि जी आपको पता है कि जो फसाद आप फैलाना चाहते हैं अगर दुश्मन के हाथ से चढ़ गया तो ये मुल्क किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर मसला हो जाएगा। उनको बताया जा रहा था कि आप ये ना करें। और उसके अंदर बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, अली मीन गनापुर मौजूद थे, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान मौजूद थे, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे। ये मौका आया, लेकिन दूसरी तरफ से मुर्गे की एक टांग कि जी पहले मुझे जेल से निकालें और उसके बाद हम ये बातचीत करेंगे। तो एक मौका था जब एस्टेब्लिशमेंट शायद 20%, 30% लचक दिखाने को तैयार थी, जो माजी में हुआ, और माजी के बरक्स इस जमात ने उस मौके से फायदा नहीं उठाया। अब मैं आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ी हुई, अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे, अब वो एक वॉर कमांडर, विक्टोरियस वॉर कमांडर के तौर पर पाकिस्तान के सामने मौजूद है। पाकिस्तान के जो जोग्राफियाई हालात हैं उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पाकिस्तान बैरूनी खतरात का शिकार है। पाकिस्तान के पास पत्ते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात की घंटियां भी बज रही हैं। इस माहौल में इमरान खान के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि he has become a backbeat in political sphere। वो जो है ना वो ड्रम बीट नहीं कर पा रहे, वो बैक बीट बन गए। इस वक्त तो गुंजाइश उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि बुनियादी फर्क क्या है, मुझे आपको भी पता है कि बुनियादी फर्क ये है कि जिस जमात ने डील लेनी होती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो जमात खुद अपनी जमानत कार बनती है। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान के रवैयों की जमानत देने को कोई तैयार नहीं। लिहाजा मामला यहाँ पर अटका हुआ है कि इमरान खान जब खुद अपनी बातों की जमानत नहीं देता तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुद्दा कहाँ पे रखेंगे। तलत साहब, एक और बात जो बार बार कही जाती है, आज जो अभी ट्वीट भी है, उनका क्लिप तो जारी बात है वो मौजूद था ही, कुछ देर पहले इमरान खान साहब की हमशीरा ने, अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट भी की है, और उन्होंने बार बार यही कहा है कि जी इमरान, हमसे लोग पूछते हैं कि इमरान खान कब रिलीज़ होगा। इमरान खान तब रिलीज़ होंगे जब अदालतें अपना काम करेंगी, अदालतें फैसला करेंगी, जजेस प्रेशर के अंदर हैं। इमरान खान सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। ये उनकी बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट थी, और वो बार बार यही कहती हैं कि वक्त आ गया है कि जब इमरान खान अब जब मैस मूवमेंट अनाउंस करेंगे तो फिर लोग निकले और फिर ये सब कुछ करें। अब 2 सवाल है मेरे आपके सामने इस तनाजुर में। एक तो ये कि ये जो बात बार बार की जाती है कि जी ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इसमें तो एग्जीक्यूटिव ने हावी कर दिया है खुद को अदालती निज़ाम पे, तो फैसले तो अब वो होंगे जो कि रियासत या रियासती इदारे चाहेंगे। एक तो जरा इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ये बिल्कुल नया नॉर्म है, ये नया तरीकाकार है जो अब अपनाया गया पाकिस्तान में। दूसरा सवाल मैस मूवमेंट के हवाले से, बट आई वांट यू सर कि आप पहले इस पर रिफ्लेक्ट करें कि ये जो अदालती निज़ाम है, क्या ये वाकई इफेक्टिवली इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, इस रियासत ने आज मफलूज कर दिया है? देखिए, जो फालिज है उसकी तशरीह मुख्तलिफ है। इमरान खान के ख्याल में जो उज़्वे मुतहर्रिक था अदालत का, वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले उनको बहुत भाता था। उन जज साहिबान की बातों की सूरत में जो उमरा करने भी जाते थे और अपनी तस्वीर खिंचवाते थे, जो बड़े बड़े पेसेंटिंग नोट्स लिखते थे और उसके अंदर कानून और आइन की ऐसी तशरीह करते थे कि हम जैसे, सर मेरी तो कोई औकात नहीं है कानून और आइन के मामले में, आप का ये शोबा है, अंगुश बदनदार रह जाते थे कि ये तशरीह कहाँ से आई, जो मन में आता था बोलते थे। तो उनकी नजर में मुतहर्रिक अदालत वो है जो हर वक्त उनके लिए मुतहर्रिक रहे, जो बानी के नाम के ऊपर सर झुकाए और बानी की मुलाकातों के लिए वो हर कानून को तलपट कर दे। उनकी नजर में मफलूज अदालत वो है जहां पर जब बानी की गर्दान लगाई जाए, बानी बानी बानी, तो आगे से जो जज बैठा वो कहे कि बानी कौन होता है, आप नाम लें इसका। तो मेरे ख्याल में ये तशरीह बड़ी मुख्तलिफ है। आज आपने अदालत में एक सीन देखा होगा, मैंने तो उसको नोट किया है कि जो फैसल सिद्दीकी साहब लॉयर हैं, जो कभी कहने को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी सुन्नी तहरीक की तरफ चले जाते हैं, या सुन्नी तहरीक को रिप्रेजेंट करते हैं तो पीटीआई की तरफ चले जाते हैं। वो आज जज साहबान जब नशिस्त बर्खास्त हो रही थी, तो वहां पर पोडियम से खड़े होके कह रहे थे
कि हम इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करें, इसको रेजिस्ट करेंगे। एग्जैक्टली। और सिर्फ मुनीर उन्होंने कहा नहीं है, अगर आप विजुअल देखें तो वो उंगली हिला के कह रहे हैं, वैगिंग द फिंगर एट द बेंच। ये आप अंदाजा कर सकते हैं, ये मफलूज अदलिया अगर है तो मेरे ख्याल में वकीलों के लिए मफलूज है, जो इमरान खान या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए दे कैन wag the finger at the bench. It's not a small thing. हाँ बिल्कुल, और वो जस्टिस मुसरत अलारी साहिबा ने एग्जैक्टली कहा कि ये तो धमकी है। अच्छा देखिए, धमकी है, उसके बाद फिर निश्चित बर्खास्त होगी ना जी, फिर हंसते हंसते हो गया। यानी आप जिस अदालत के अंदर आपको जमाई लेने के लिए मुंह खोलने की इजाजत नहीं है जज के बगैर, वो भी अदालतें हमने देखी है, वहां पे आप पोडियम पे खड़े होके और जजेस के ऊपर ये वैगिंग द फिंगर, मतलब और फिर आप कहते हैं अदालतें जो है वो जो है आजाद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये उस इनकलाबी कैफियत से निकल आई है, जिस इनकलाबी कैफियत को मुतहरक अदालत का नाम दिया जाता था। मैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो तब्दीली आई है उसके ऊपर मेरे अपने एतराज़ात मौजूद हैं, लेकिन इस तमाम मुद्दे के अंदर मैं और आप इन्वॉल्व नहीं है बतौर तजिया निगार, मैं और बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर योरसेल्फ एंड तजिया निगार। इसके अंदर सैकड़ों जजेस इन्वॉल्व, इसके अंदर दर्जनों बार्स इन्वॉल्व हैं। अगर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये काम नहीं छोड़ा कि वो जजेस अदालतें लगाएं और वकला अदालतों में पेश हो, तो फिर ये कहना कि ये निज़ाम मखलूज हो गया है, मेरे ख्याल में बात बनती नहीं। अब ये जो मैस मूवमेंट की बात हो रही है दल साहब, ये हमने ऐसी बातें पहले भी देखी हैं कि, और मेरे लिए कल बड़ी अचंभे की बात थी कि इमरान खान साहब की हमशीरा ने कहा कि इमरान खान साहब मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आई कि बाद से 5 महीने पहले जब वो मुल्क की तरसीलात रुकवाने के लिए फॉरेन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उन्हें कह रहे थे, तो वो क्या कौन सा मुल्क का भला कर रहे थे। बट अगेन ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शंस तो होती हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। बट ये जो मैस मूवमेंट है सर, इसकी गुंजाइश कितनी है, कंसिडरिंग के पीटीआई को जो सेटबैक हुआ पिछले साल नवंबर में, उसके बाद और आज जो सूरत हाल है, और जिस तरह आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की वो गुड्डी भी चढ़ी हुई है कि हमारे आर्मी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल एंड दैट टू अ विक्टोरियस फील्ड मार्शल, तो इस मैस मूवमेंट की क्या गुंजाइश है आपके नजदीक? देखिए, मैस मूवमेंट को आप दुनिया भर में स्टडी करके देख लें, तारीख उठा के देख लें, तो उनके लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। एक तो इंतहाई मुअस्सर और मुतहरक तंजीमी ढांचा, दूसरा बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की मुकामी क़यादत, और उससे भी बढ़कर मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी आपके मकासद जो है वाज़ेह होने चाहिए। इन तीनों मयारों के ऊपर मुनीब बदकिस्मती से इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा नहीं हो सकती। जो ये तहरीक चलाते भी रहे हैं, आपको पता है जब सड़क उन्होंने गर्म की भी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामी कुव्वत को इस्तेमाल करके सड़क गर्म की है। जब भी इन्होंने नारा लगाया है किसी नजरिए का, तो उस नजरिए में इमरान खान को रिहा करना या इमरान खान की जो तकालीफ है जो ये बयान करते हैं, उन तकालीफ के जरिए इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है। तंजीम ने काम नहीं किया, सिंध की तंजीम ने काम नहीं किया, पंजाब की तंजीम ने काम नहीं किया, और जो अजला है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी अगर आप उठा के देखें, मैंने इसकी मैपिंग की हुई है, 7 अजला से आगे लोग इसके अंदर शिरकत नहीं करते। तो जब तंजीमी तौर पर आप फारग हो, जब आपका मकसद क्लियर ना हो, और ऊपर से फिर आपके अंदर धड़े इतने हो। कल आपने एक और वीडियो देखी होगी जिसमें अली मीन से पूछा एक सवाल किसी शख्स ने, लोग दोनों तरफ से खेलते हैं, और इमरान खान ने जो इसके ऊपर जो बात की है, अली मीन से मिलाए, उन्होंने कहा कि कैसा सवाल करते हैं, उसका कोई सवाल ना पैर है। ये तो हो गया सामने का मामला। अगर आप पीछे देखें तो अलीमा खान जो है वो ऐसे हंस रही थी कि जैसे उन्होंने एक बहुत ही शानदार किस्म का नजारा देखा है। उनके साथ उनकी ह्यूमन इमोजी जो है, जिनको मैं कहता हूँ, जो नादिया खान साहब हैं, वो भी हंस हंस कर उल्टी हो रही थी कि अली मीन गंडापुर को संभालने कितनी मुश्किल में डाल दिया। तो जब पार्टी की हालत हो कि उसके अंदर के लोग अपने जज्बात को अपनी पार्टी के जो मोतबर लोग हैं उनके खिलाफ उनका इजहार होते हुए देखकर काबू ना रख सके कैमरे के सामने, यू कैन ओनली इमेजिन कि पार्टी के अंदर कितनी टूट फूट होगी। तो आप मास मूवमेंट का जिक्र करते रहे, लेकिन अमली तौर पर इस वक्त कोई हाल नहीं है पीटीआई का ये काम करने के लिए। सर आखिरी सवाल है, ये जो सोशल मीडिया, ये जो सब कुछ है,
जब पूछा जाए किसी जो तरह मुतवाज़न शख्सियात है पीटीआई के अंदर, तो वो कहते हैं हाँ जी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो हम देखिए और लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन फिर जब उन्हें कहा जाए कि नहीं ये तो ट्वीट्स वो जो पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से हुई या वहाँ पर हुई, तो वो कहते हैं जी हाँ हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं। मतलब कोई एक आपको प्लॉजिबल कोई आंसर या ऐसा नहीं मिलता जिसको आप बता सकें कि यार दिस कुड बी द रीज़न, या ये ठीक है या गलत है। ये कितना पार्ट प्ले कर रहा है इमरान खान साहब के? इमरान खान साहब तो इसे अपना एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का टूल समझते हैं और इसको बड़ा जेलसली गार्ड भी करते हैं। इमरान खान का टूल ये था, इमरान खान की जमात का एक टूल है, और इस टूल ने अब अपनी जान खुद पकड़ ली है। तो जब ये टूल वो बातें करता है जो पार्टी की क़यादत को या इसके एक हिस्से को भाती है, तो इस टूल को वो ऑन करते हैं। जब ये टूल अपने टोल प्लाजा से पैसे बनाने के चक्करों में ऑल कॉल बोलता है और पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो पार्टी इससे डिस्टेंस इख्तियार कर लेती है। लेकिन ये कोई किसी को चीज कन्विंसिंग लगती नहीं है कि जब ये लोग आपके नुमाइंदे की तौर पर आप पार्टी को हिदायत जारी कर रहे हो और पार्टी की पॉलिसी बाज मौके पर इनके ब्लॉग से मुकम्मल तौर पर मुतासर हो, तो तब तो ये आपके लोग हैं, और जब कहीं पर नुकसान का मामला हो तो फिर आप इनसे जान छुड़ाएं। तो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सबसे बड़ी हुमायत वाली एक तोप भी थी, लेकिन बदकिस्मती से इस तोप ने पीटीआई को अपने अंदर डालकर रूट फेंक भी दिया था। वो ह्यूमन कैनन होते थे ना जी, इसके अंदर बंदे को वो तोप के अंदर डालते थे, फिर फायर करते थे, बंदा दूर जाके गिरता था। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है, इसने अब कैफियत को इख्तियार कर लिया कि उसने पार्टी को ही एक गोले की तरह अपने अंदर डाला और दूर पर फेंक दिया। पार्टी इससे मुतासर हुई है, पार्टी का इमेज इससे तबाह हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा इस सोशल मीडिया की जो भकभक है उससे दूसरे दर्जे पर तीसरे दर्जे पर पहुंचा है। और जितना घमसान का रंग इन लोगों ने पढ़वाया है, उतना मेरे ख्याल में पार्टी की अपनी क़यादत ने मुकामी तौर पर नहीं पढ़वाया। लेकिन इनका घमसान का रंग मुझे समझ आता है, जब तक घमसान का रंग पड़ा रहेगा ये डॉलर और पाउंड कमाते रहेंगे। लिहाजा इनका तो अब धंधा है, लेकिन ये धंधा पार्टी के लिए बहुत गंदा है। बहुत शुक्रिया जनाब तलब हुसैन साहब मौजूद थे जी। आज की अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर हमने उनका तजिया हासिल किया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा देखने का। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।